बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। सवाल आज बिहार की जनता पूछ रही है, अब क्यों जागी कांग्रेस? और यही सवाल आज बिहार की सियासत में एक सबसे बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है कि 85 साल तक बिहार को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस को अचानक चुनावों से ठीक पहले बिहार के प्रति इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। अब जरा इतिहास याद कीजिए। 1990 के बाद से कांग्रेस बिहार की सत्ता से पूरी तरह से गायब है। जगन्नाथ मिश्रा के रूप में कांग्रेस ने राज्य में अपना अंतिम यानी आखिरी सीएम देखा था और तब से आज की डेट तक कांग्रेस की कमजोर परफॉर्मेंस ने ही महागठबंधन जब बना उसके बाद से उसको पीछे धकेल दिया। यानी जनता ने बार बार कांग्रेस को नकारा ही है। लेकिन आज वही कांग्रेस पटना में बैठक कर रही है। ऐसी वैसी बैठक नहीं, CWC की, यानी जिसमें कांग्रेस के सभी धुरंधर नेताजी ने कहेंगे ना, वो सब पहुंचे हुए हैं वहां पर और आरजेडी को सीधा चैलेंज दे रहे हैं। आरजेडी जो कि उन्हीं की गठबंधन की साथी है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? असल में कांग्रेस को अब ये बात समझ में आ गई है कि जब तक क्षेत्रीय दल राजनीति की धुरी बने रहेंगे उसका पुराना सुनहरा दौर लौटना नामुमकिन है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के वक्त भी कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से किनारा कर लिया था। तो ऐसा लग रहा है इतिहास दोहरा रहा है क्या अपने आप को? और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा? और उधर एक तरफ ओवैसी सीमांचल में अपनी जड़ें गहरी करने की तैयारी में है, जिससे कि महागठबंधन की नींव और ज्यादा हिल सकती है, क्योंकि वो जो सीटें मांग रहे हैं उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने तो गठबंधन के लिए हामी भर दिया, लेकिन अब आप लोगों की तरफ से जब जवाब ही नहीं आया तो मैं क्या सोचूं। यानी कांग्रेस की 85 साल बाद जागी याददाश्त, ओवैसी का सीमांचल प्लान और पटना से उठा आरजेडी को खुला चैलेंज, ये तीनों मिलकर बिहार की सियासत में एक नया बवंडर खड़ा कर रहे हैं। तो आज के सवाल कुछ सीधे होंगे कि क्या कांग्रेस का बिहार प्रेम सिर्फ एक चुनावी छलावा है? क्या आरजेडी को चैलेंज देकर कांग्रेस गठबंधन की एकता तोड़ रही है? और क्या ओवैसी का सीमांचल एजेंडा महागठबंधन की कमर तोड़ देगा? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें देखते हैं जो आज पटना से आई हैं और उसके अलावा जो आज अहम बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही ना, जिसमें बीजेपी ने भी कई पोलें खोली हैं, उन सब पर निगाह डालते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराना। पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। बिहार में जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो मामला यहाँ से आंदोलन शुरू किया, ये आंदोलन को भी जारी रखना है, इधर बिहार के लोगों को भी देखना है और तीसरे तरफ ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए, इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे। उनकी ओर से कंफ्यूजन है। श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं, ये बात तो सब लोग जानते हैं। जनता बदलाव चाह रही है। जो पिछले कई सालों से जो हाल हैं, अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आज से इसको कहना चाहिए ANC, एंटी नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है ये एंटी नेशनल कांग्रेस है।
क्यों परेशान है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से? इसका मतलब भाजपा घबराई हुई है। चुनाव के समय बिहार में कार्यक्रम बैठक रख करके बिहार को सम्मान और सानिध्य का नौटंकी करने वाले लोग हैं। ये जमात बिहार के हितैषी नहीं, ये लोग हमेशा बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। कायम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर अली मान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। आप बिहार की उपेक्षा तो करते थे, बिहार को आप किसी गिनती में गिनते नहीं थे, इसलिए यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई बैठक करते नहीं थे। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है ये सीडब्ल्यूसी नहीं है बल्कि कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। तो इतने सारे सवाल खड़े हो गए ना। और ये भी बता दें कि आज जब ये सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है ना, उसके बाद महागठबंधन की भी एक बैठक होने वाली है जिसमें कि सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी। अब इतनी सारे मुंह फाड़कर कांग्रेस ने जो सीटों की एक लिमिट तय कर दी है, उसमें तेजस्वी यादव क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो सब भी देखने वाली बात है। चलिए जरा मेहमानों का रुख कर देते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तहसीन पूरावाला जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विनीत सिंह जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला, क्या हो गया? 85 साल अचानक इतना बिहार से प्रेम। 85 साल मतलब एक लंबा समय होता है। अगर यही काम अगर बीजेपी करती तो सब कह देते कि भाई चुनाव है, ये तो चुनावी शगुफा था इसलिए सुध ले ली बिहार की। अब कांग्रेस को क्या कहा जाए? थैंक यू रीमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। जितने भी साथी पैनल पे है उनको सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। चलिए सारे एक्यूजेशंस को मान लेते, कांग्रेस ये पॉलिटिकली कर रही, मान लेते तो गलत क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ तो है नहीं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पर चुनाव हो रहे इसलिए वो अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर रही है, इसमें गलत क्या है? आपको याद है जब बीजेपी की भी का सेलिब्रेशन हुआ था तेलंगाना के अंदर, जब तेलंगाना के चुनाव के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है करना। और अगर बिहार में करते, जहां से गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, जहां से कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है, उस सूबे के ऊपर जो सूबा इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे सबसे टॉप पे था जब कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की सरकारी थी, आज सबसे निचले स्थान पे ये खुद नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। और 20 साल से वर्तमान में वहां पे नीतीश जी और भाजपा की सरकार है। तो क्या गलत कर रही है कांग्रेस? मुझे इसमें कांग्रेस को एंटी नेशनल पॉलिटिकल है, ये साफ एंटी नेशनल दिखाता है कि बीजेपी, वो आपने बताया ना प्रवक्ता जो मेरे घर से आते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एएनसी उनका ब्लाइट दिखाया आपके ब्रदर, ओके देखा वो, तो ये साफ दिखाता है भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं। भाजपा के पास एक पॉजिटिव नहीं है, हम क्या करने वाले बिहार के लिए? राहुल गांधी जी क्या कर रहे, खड़गे जी क्या कर रही, प्रियंका जी क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही? अरे भाई आप क्या किए और क्या करोगे उसका आप हिसाब दीजिए। अच्छा, तो यही एजेंडा है, मतलब सिर्फ और कुछ नहीं है आज भाजपा को भगाना है। अरे भाई आज का आपने वो इंटरव्यू देखा जिसको लेके रविशंकर प्रसाद और शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बिकॉज आप एक इतने अपडेटेड राजनीतिक विश्लेषक रहते हैं, आई एम श्योर कि आपने राहुल गांधी का इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए सिर्फ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मैं उनको डिमीन करना चाहता हूं, भारत की छवि को। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग रिएक्ट कर रहा है विपक्ष के नेता के एक्यूजेशंस की तरफ, ये साफ दिखाता है कि चुनाव आयोग कॉन्फ्रंटेशनल हो चुका है। साफ इसका यही मतलब है। मैं आज आदरणीय चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि जो भी आरोप विपक्ष के नेता ने लगाए, आपने उन आरोपों के खिलाफ आपने जांच क्यों शुरू नहीं की?
जहां पर जांच शुरू की, आपने जो सारे कुछ चाहिए वो आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस क्यों नहीं दिया? बार बार आप विपक्ष के नेता को कहते हैं एफिडेविट भरो। किस सेक्शन में एफिडेविट भरे? जिस सेक्शन में एफिडेविट बनना है वो सेक्शन में आप एफिडेविट भर नहीं सकते। ये मैंने सैकड़ों बार समझाया है। जिस व्यक्ति ने एफिडेविट भरा 2022 के चुनाव के बाद, उसके एफिडेविट का जवाब नहीं देते। तो मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यही सवाल है कि जो आरोप लगे सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन, आप उनसे कोऑपरेट क्यों नहीं करते? काहे घबरा रहे, काहे भाग रहे, काहे सवाल का जवाब नहीं दे रहे? ये पूछना चाहते हैं हम। राजीव जेटली जी, अब बात तो सही है ना भाई, पूरा देश लोकतंत्र में सबके लिए खुला हुआ है। अब कांग्रेस 85 साल बाद जाए या 100 साल बाद जाए, गई तो ना, सुध तो ले रही है वो पटना की। और अगर उसको राहुल गांधी की यात्रा से ऐसा आभास हो रहा है कि भाई हमारे लिए अब सारी जनता ने दरवाजे खोल रखे हैं, तो दिक्कत क्या है फिर? उत्पल वल्लभ भी जुड़ गए हैं। रीमा जी, ये इनके लिए एक प्रदेश नहीं है, ये इनके लिए एक इलाका है। इलाका इन्होंने किसी और को दे रखा था। अब इनको ऐसा लगता है, अब वो इलाका जिन व्यक्तियों को दिया हुआ था, उन लोगों ने खूब लूट खसोट जो करना था। इलाका तो जानवरों का होता है। नहीं, मैं आपको इलाका बता रहा हूँ। एक और कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके इलाके होते हैं, वो इलाके बांट देते हैं। उगाई किसने करनी है, उगाई किसने करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा, मेरा हफ्ता पहुँचता रहना चाहिए। इलाके उनके भी होते हैं। अगर इनके लिए प्रदेश होता तो ये जितने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में रहे हों या बिहार से आते हैं, उनको अपमानित ना करते। उनको देखा आपने, बाबू जगजीवन राम जी को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, नारायण साहब को इन्होंने वहां पर रोका, उनको जेल में डाला। मतलब ये इन्होंने बिहार के साथ जो जातियां करी हैं, वो जातियां भुलाई नहीं जा सकती हैं। 85 साल का आंकड़ा तो आपने अभी दिया ही है। 85 साल से इन्होंने वहां मुंह मोड़ करके नहीं देखा। आज भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये कह दे बिहार को लेकर के, हाँ भाई ये वही बिहार है जो बिहार हमारे वक्त में हुआ करता था, और हम वैसा ही बिहार देंगे जैसा हमने आपको दिया था। क्या कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इस बात को बोलेगी कि जैसी सरकार हमने बिहार में दी थी वैसा ही बिहार दोबारा बना करके दिखाएंगे? क्या बोलने की हिम्मत रखती है? नहीं, क्या लालू जी, क्या वही? हाँ बिल्कुल, लालू वो चारे वाला, वो दबंगई वाला, वो उगाई वाला, वो उठाई वाला, वो वाला बिहार की बात कर रहा हूँ। वो तो आरजेडी का शासनकाल था ना। अब इसके बाद अलायंस किसका रहा? हमारे साथ पार्टनर कौन रहे? आज भी तो एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं तेजस्वी जी के साथ। मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूं, तेजस्वी जी भी बोलते हैं और ये दोनों मिलकर के बोलते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर कि भाई हम आपको वही बिहार देंगे जो हम छोड़ करके गए थे। हम ऐसा बिहार नहीं देंगे जैसा भारतीय जनता पार्टी, जैसा नीतीश जी के साथ हमारा बिहार चल रहा है। ये बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिहार के साथ आपने पहले भी बोला कि आपने क्या इलाकों को किस तरीके से तोलते हैं। भाई इलाका यही हुआ। अब इस इलाके के अंदर ही घुसना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का अपना भी स्वार्थ है कि भाई सारी उगाई यही क्यों करते रहे, मुझे भी करने का अधिकार है। तो ये उस नाते जो है, अब इनकी अगला जो कदम है वो यही है कि अब हमारी भी घुसपैठ बराबर की होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश की उगाई तो बंद हो चुकी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ना जिससे तहसीन पूनावाला बार बार कुछ बोलने के लिए आप वो बोले, चुनकर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। बोले, मैं तो कहता हूँ बोले। अगर इसको प्रदेश माना होता तो 85 साल तक दूरी नहीं बनाई होती। अगर इसको प्रदेश माना होता तो अपने सामने इस प्रदेश को लूटने नहीं देते। अगर इसको प्रदेश माना होता तो चारा जानवर खाते, इंसान ना खाते। आरजेडी के पास आएंगे, पहले तहसीन पूनावाला, वो जो आपने उनकी बात कही ना कि क्या वो सीडब्ल्यूसी से ऐसा प्रस्ताव निकाल कर लेकर आएंगे या नहीं? कांग्रेस ने और आरजेडी ने उनका क्या विजन है वो सामने रखा है देश के सामने और बिहार की आवाम के सामने। और बिहार की आवाम को फैसला करना है कि नीतीश जी और बीजेपी का उनको राज्य चाहिए। जो पिछले 20 सालों में अभी वर्तमान में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, बिहार सबसे लोएस्ट स्थान के ऊपर है। हेल्थ इंडेक्स में सबसे लोएस्ट स्थान पे, सबसे ज्यादा पलायन बिहार के बाहर होता है, वो चाहिए, या जो फ्यूचरिस्टिक विजन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। लेकिन राजीव जी की बातें सुनकर मुझे दो लाइनें याद आती है। बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, कुछ नदियों के नाम रख दिए बहती धारा का क्या होगा। आप सिर्फ बांटने की बात और काटने की बात करो, हम बिहार के प्रगति और विकास की बात करेंगे। आप सिर्फ कांग्रेस पे टिप्पणी करो, हम बिहार को आगे ले जाने की बात करोगे। आप सिर्फ जैसा था वैसा या कुछ या कोई नई रूप पे लेकर के आ रहे हैं? नहीं, प्रोफेसर विनीत सिंह, मैं जरा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है ना अब तहसीन पूनावाला ने कि हम विकास की बात करें। मैं तो अभी 1.5 महीने से बिहार में ही थी, अभी लौटी हूँ 2 दिन पहले। तो बिहार का युवा जो है वो भी आंकड़ों की बात कर रहा है। अब पलायन की बात तो नहीं कर रहा वो। हाँ, कुछ लोगों के दिल में ये दर्द है, लेकिन
क्या ये कटने बटने वाली बात आ गई है क्या बिहार के चुनाव में? जो अभी तहसीन पूनावाला ने कहा कि आप बांटने और काटने की बात करो, हम तो विकास की बात करेंगे। रीवा जी, आपको गुड इवनिंग और सभी को नमस्कार। देखिए, परेशानी क्या है ना कि बिहार जो दिखाना चाहता है लोग देखना नहीं चाहते हैं। अभी तहसीन भाई कह रहे थे कि 1990 तक बिहार का ग्रोथ क्या रेट था, 3.9% था, आज 13.5 है। ये फर्क है। कांग्रेस के समय में 25 साल 30 साल में 17-18 मुख्यमंत्री बदले गए थे और इसी समय भागलपुर का भी नरसंहार हुआ था और जातीय नरसंहार भी होता था। तो जो बिहार का जो युवा अभी पलायन की बात हुई थी, थोड़ा सा चेक कर लें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट क्या कहता है। सबसे ज्यादा पलायन कहां होता है? केरला में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, बिहार चौथे नंबर पे आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, रीमा जी, आप आइए 85 साल के बाद आइए, 90 साल के बाद आइए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है हमें जबकि राहुल कांग्रेस जब रेवंता रेड्डी बिहार के बारे में कुछ बोलते हैं, जब केरला कांग्रेस बिहार और बीडी को एक समकक्ष रखता है, तब जब राहुल जी कुछ नहीं बोलते हैं, प्रियंका जी कुछ नहीं बोलती हैं, तब हमें चिंता होती है। तो बिहार की बदनामी करते हैं और एक तरफ आके बिहार को आप क्या मुंह छूने की बात करते हैं। लुबे लुबाब क्या है रीमा जी कि ये तेजस्वी यादव और राजद को दबाने की कोशिश करते हैं। जो 70 सीट की जो बात हुई थी, देखिए जो 13 दिन 14 दिन का जो यात्रा निकला, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने 4 दिन की यात्रा निकाली, ये कंफर्म करने के लिए बॉस कि हम सारथी बने थे लेकिन बड़ी पार्टी के लीडर हम ही हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, अब CWC की मीटिंग यहां कर दी। बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात रीमा जी, अभी इन्होंने कहा था खड़गे साहब ने कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल पूरा बिहार जानता है मील का पत्थर साबित किसके लिए होगा। राजद और कांग्रेस के जो राजनीतिक पतन होगा उसकी समाप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि बार बार जो काट की हांडी 2024 में अपने लोकसभा चुनाव में जो भ्रामक खबरें फैलाई थी वो नहीं फैलने वाला है। बिहार की जनता है सीन थ्रू यू एंड बिहार की जनता इस बार मैनिपुलेटेड नहीं होने वाली है। तो इनकी हाय तय है 225। आप CWC की मीटिंग करें, 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन 2025 में 225 फिर से नीतीश का जो ये स्लोगन है उस पे बिहार की जनता भी कायम है, हम सब कायम है। उत्पल वल्लभ जी, क्या दिक्कत आन पड़ी महागठबंधन में? क्यों राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आप ही की पार्टी और आप ही के नेता को चैलेंज करने के लिए पहुंच गई? इतनी खटास आ गई है क्या? मतलब वो कह रहे हैं कि हम तेलंगाना जैसी सरकार अपने दम पर बना देंगे, कहीं आरजेडी का नाम ही नहीं लिया आज पूरी बैठक में। शायद आपको मालूम नहीं है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अलावे भी महागठबंधन की भी एक बैठक अभी चल रही है जिसमें अरे सर, आप देर से जुड़े, अगर आप मेरा इंट्रो पूरा सुन लेते तो आप सुनते कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही ये बात बता दी थी कि जिस वक्त ये शो चल रहा है उसके कुछ ही पलों बाद महागठबंधन की एक अलग से बैठक सीटों को लेकर चलने वाली है। लेकिन क्योंकि आप देर से जुड़े आप नहीं सुन पाए। चलिए बोलिए। तो मुझे सब पता है। जब एक साथ अभी वर्तमान में बैठे हैं और बैठक चल रही है तो ये सवाल तो बेकार का सवाल है। ओके, तो सही सवाल पूछूं? ये सवाल ही नहीं है, जो आप सवाल कर रही हैं वो सवाल ही नहीं है। तो सही सवाल ही पूछ लेती हूँ आपसे कि तेलंगाना की तरह कांग्रेस बिहार में अपनी जीत के दावे ठोक रही है, उसका मुझे थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए कि इसका क्या मतलब होगा। देखिए मैं किसी पार्टी पे कटाक्ष करना नहीं चाहूंगा। मैं एक सकारात्मक बहस और विमर्श में विश्वास रखता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि हर एक पार्टियां अपनी विस्तार चाहती है। हाँ। जो बड़ी पार्टी है वो भी, हाँ। और जो रीजनल पार्टी है वो भी अपना विस्तार चाहती है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में सब एक दूसरे को स्पेस देते हैं, सब एक दूसरे का पार्टी का सम्मान रखते हैं। अगर कोई पार्टियों में मतांतर नहीं होती तो सब विलय कर लेते, एक पार्टी होते। पार्टी अलग अलग है और गठबंधन का दौर है, गठबंधन बनाए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेचारी कुछ लाइन तो पार्टी का अपना है, सब लोगों का कुछ भिन्न है। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर के जो गठबंधन है उसमें एक रूपता है, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, तो उसके लिए लोग बैठे हुए हैं। ओके। इसमें दिक्कत क्या है, किनको दिक्कत है? अब जी दिक्कत उनको इसमें है जो ये नहीं बता पाएंगे कि बिहार से 8 मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में 8 मंत्री बिहार से हैं और बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, जिसमें उद्योग जैसे मंत्री भी हैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री हैं। पलायन वाले इशू पर अभी प्रोफेसर विनीत ने जवाब दिया। उन्होंने डेटा शेयर किया कि बिहार का नंबर कहां पर आता है और बाकी राज्य कहां पर है। पलायन के अलावा क्या मुद्दा है? मंत्री बिहार से है। हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि जब 8 मंत्रालय बिहार में है तो केंद्र सरकार से बिहार की मंत्रियों ने बिहार के लिए क्या किया
जो पलायन नहीं रुक पा रहा है, ये पूछना चाहिए। तो कांग्रेस बैठक कर रही है, तो राजद बैठक कर रही है। क्या कांग्रेस बैठक भारत से बाहर करेगी क्या? अच्छा, ठीक है, बताइए राजीव जेटली जी। सबसे बड़ी बात आप सोचिए रीमा जी, मैंने जहां से शुरुआत करी थी मैं वहीं वापस जा रहा हूं। वो अलग बात है कि कांग्रेस के अपने ही नेता पंजाब में कहते हैं कि हम बिहारियों को अंदर नहीं घुसने देंगे। देखिए कांग्रेस की नीति देखिए, जिस बिहार के अंदर चुनाव लड़ना जा रही है, वहीं का नेता दूसरे प्रदेश का कह रहा है कि बिहारी जो है वो यहाँ नहीं घुसना चाहिए। बीड़ी की उपाधि दी जाती है बिहार को, बीड़ी और बिहारी, ये उपाधि बिहार को दी जाती है। खैर मैं इन बातों में नहीं जा रहा, मैं इस बात के अंदर जाना चाहता हूं कि अब तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मैं 243 की 243 सीटों पर लड़ना चाहता हूं। तो आप ये सोचिए महागठबंधन की बात, ये हम तो नहीं कह रहे ना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब जो है बंटवारा बराबर का होगा। उत्पल वल्लभ जी, एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, मैं जिससे सवाल पूछती हूँ सिर्फ ऑडियो उसी की जाती है, बाकी सबकी ऑडियो म्यूट रहती है, बाकी सबकी ऑडियो म्यूट रहती है। बॉस रुकिए एक मिनट, बाकी सबकी ऑडियो म्यूट रहती है, ये मेरे शो का ट्रेंड है। तो आप अपनी एनर्जी मत बचा के रखिए अपनी बारी के लिए। बोलिए राजीव जेटली। हाँ, मैं तो केवल एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो डिस्प्यूट पैदा हो रहा है इसी से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके की राजनीतिक अलायंस इन लोगों का है और किस तरीके की बिहार की रूपरेखा इन्होंने तैयार करी है। हम तो कह रहे हैं खुले तौर पे कि हम वैसा ही बिहार देंगे जैसा हमने आपको दिया है, इसी के अंदर और बेहतरी करेंगे। ये एक बार तो बोले गठबंधन के साथ ही बात, सोचिए जिनके प्रवक्ता ये बात नहीं बोल पा रहे हैं कि हम अपने शासन को रिपीट करेंगे, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कितनी बुरी तरह से बिहार की इन्होंने दुर्गति मचाई होगी। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ना ये तेजस्वी कह सकते हैं, ना ये राहुल गांधी कह सकते हैं, उनको छोड़िए, इनके प्रवक्ता तब इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जिनको खुद को पता है कि हमने बहुत ज्यादा नाइंसाफी बिहार के साथ नाइंसाफी करी है, यहाँ के लोगों को जो हमने प्रताड़ित किया है, जो यहाँ पे उद्योग नहीं बसने दिए, यहाँ पर जो बसने के लिए आता था उनको हम भगा देते थे, उनसे उगाई करते थे। हमने कोई बिहार की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसको हमने बेच के नहीं खाया। देखिए रेलवे के ठेके दिए, उसके बदले पैसे लिए, हर जगह पर इन्होंने जो है कमीशन खैरुई का धंधा किया। आज केवल इतनी बात आ रही है कि क्या बिहार को ऐसा शासन का स्वप्न लेने का भी अधिकार है जिस तरीके के उन्होंने दिन देखे थे बिहार के अंदर। ठीक है, उत्पल वल्लभ जी जल्दी से जवाब दीजिए अब इस बात का फटाफट। देखिए रीमा जी, मैं बताऊं आपको, पिछले 3 चुनाव से बिहार से झोली भर के एमपी दिया जा रहा है केंद्र को। आपको बता दूं क्यों दिया जा रहा है, समझिए ना, दिया जा रहा है, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, इसीलिए तो दिया जा रहा है। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। पीछे 40 से 39 सांसद मिला, इस बार भी 32 सांसद मिला। कौन सी पार्टी के? मैं पूछता हूँ आपसे कि उसके बदले में आप कौन सी पार्टी के? ये बताइए, कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद है, वही तो हम बताइए ना। नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार से बिहार को क्या मदद मिला। बिहार से 8 मंत्री हैं, ये 8 मंत्री का क्या योगदान बिहार के निर्माण में है, जो पलायन जैसी रुक नहीं रही, बेकारी और बेरोजगारी नहीं रुक रही है। महत्वपूर्ण मंत्रालय बिहार को मिला है, अन्य मंत्रालय जो बिहार से नहीं है उसके माध्यम से भी बिहार में क्या काम हुआ, आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है। हमारे पास तो गिनाने के लिए ही है, हमारे पास तो सिर्फ गिनाने के लिए। मेरे ख्याल से अच्छा लगता है जब हवा में बातचीत ना हो, आंकड़ों पर बातचीत हो, रिसर्च करके आए और रिसर्च पर बातचीत हो। प्रोफेसर विनीत सिंह को फ्रेम में लेके आइए उत्पल वल्लभ जी के साथ में। वो आंकड़े दे रहे हैं, कुछ लगातार वो आंकड़े दे रहे हैं और वो लगातार बता रहे थे कि पलायन के आंकड़े क्या हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना उत्पल वल्लभ जी, वही बात उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं प्रोफेसर विनीत। रीमा जी, मैं फिर से बता दूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है बिहार जो सबसे पलायन की बात करते हैं 4थे स्थान पे है। सबसे ज्यादा पलायन केरला और हिमाचल प्रदेश में होता है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐसे भाई सुनिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% है, वहीं पे आपके हिमाचल कर्नाटका का 4.3 4.1% है, हमसे कहीं ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप ये बार बार पूछ रहे हैं, क्या आपने देखा है जब आपने छोड़ा था तो 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3,27,000 करोड़ का बजट है मेरे भाई। मैं अगर अपने मंत्री की बात करूं, अपने नेता चिराग पासवान जी की बात करूं, तो इस मंत्रालय से बिहार में 2,000 प्लस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और जो कंपनियों की बात करें तो आज तक आपने सुना नहीं होगा कि राजद के समय में बस केवल एक अपहरण उद्योग होता था, लेकिन आज क्या है सर, आज एम्स बनता है, एयरपोर्ट बनता है सर। आप हाईवे देखते हैं जहां पे तेजस्वी यादव जी डांस करते हैं और राहुल गांधी बुलेट चलाते हैं। ये नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की ही देन है।
तहसीन पूनावाला जी, मैं प्रोफेसर साहब का बहुत आदर करता हूँ और मैं कोई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ता हूँ। मैं भारत सरकार पे यकीन करता हूँ, भारत सरकार के रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। सबसे पहला 2011 का सेंसस, उसके बाद रिसेंट जो इनके फाइंडिंग है। 2011 का सेंसस दिखाता है सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। 13.8% पॉपुलेशन बिहार का बाहर जाता है। वर्तमान में बताया जाता है 7.45 मिलियन पॉपुलेशन बिहार का माइग्रेट करता है, जबकि केरला का 7% है एट 2.15 मिलियन रीसेंट आंकड़े, और वो भी घटता हुआ आंकड़ा है। इसके अंदर इन्होंने बहुत स्मार्टली जोड़ दिया स्टूडेंट पॉपुलेशन केरला का, जो विदेश जाता है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो भी घट रहा है और करीबन 2,50,000 स्टूडेंट्स केरला के हर वर्ष जाते। ये भारत सरकार के बोनाफाइडी एफिडेविट है। अब बिहार के अब क्या बताते हैं, बजट बढ़ गया, 10% ग्रोथ है बिहार के अंदर। पर कैपिटा इनकम केरला का देश में 10वें स्थान के ऊपर है केरला, जबकि बिहार सबसे लोएस्ट स्थान पे। ये नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने पहले बताया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट बताती है। बिहार का पर कैपिटा इनकम $520 है, देश के एवरेज से बहुत कम। देश का एवरेज है $1,900, जबकि केरला का $2,200 प्रति व्यक्ति। इसमें से अगर आप पटना का निकाल दे, पटना का पर कैपिटा इनकम, तो पूरे बिहार का एवरेज बन जाता है $380। ये है इनके विकास की गति लो बेस पे। अब मैं सिंपल प्रोफेसर साहब को समझा दूं, एक स्टूडेंट को 35 मार्क्स मिलते हैं और फिर उसको 10 मार्क मिलते, 45 मार्क मिलते, आपके लाडो 10 मार्क मिल गए। और दूसरा स्टूडेंट जो लगातार 90 मार्क मिल रहा है, उसको 2 मार्क मिलते, 92 हो गए। तो कह रहा हूं 10 मार्क वाले ने 2 मार्क वाले को बीट कर दिया। प्रोफेसर साहब, आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आंकड़ों में प्रोफेसर साहब डोंट चैलेंज मी। आंकड़ों में नहीं, लेकिन मैं एक सेकंड, मैं सिर्फ नहीं, रीमा जी, आई नीड टू आंसर दिस। ओके, लुक, अब मुझे नहीं मालूम है कि भारत सरकार के आंकड़े पे ये लोग कैसे यकीन करने लगे हैं। ये तो हमेशा कोट करते हैं फॉरेन एजेंसीज को ना। नो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली सर। मेरे पास एक आर्टिकल है सर, जरा पढ़िएगा। दो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेकिन मिंट करके हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर है। वो कहता है सर, बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश और केरला दे आर नंबर 1 एंड नंबर 2 इन माइग्रेशन। जहां तक बात आपने कहा है पर कैपिटा इनकम की, आपको मालूम है सर, जिसको आप सपोर्ट करते हैं ना, उसके समय मात्र 1,200 रुपया 1990 में हमारा था पर कैपिटा इनकम। आज 77,000 है। ये डेवलपमेंट है 20 साल में, जबकि डबल इंजन की सरकार मात्र 7 साल रही है। तब ये किया है, सोचिए कि जब 20 साल अगर हम रहते तो क्या हाल होता। तो और आप जो है तहसीम साहब, जो कांग्रेस के सपोर्टर है, जो लालू प्रसाद यादव को बाहर बैठ के फ्रॉम द प्रिसिंक्ट सपोर्ट करती थी सर, उस समय तो आप कुछ नहीं बोलते थे। जबकि बीबीसी ने या पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जंगल राज की बात कही थी, उस समय तो लाइक नो यू आर गल्पिंग फेविकॉल, तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा था। तो सर इस बार जो ठीक है, उत्पल वल्लभ जी, मैं यही बात आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो रिकॉर्ड है, आंकड़ों का जो खेल है, जो आप बता रहे हो, जो आप ब्लेम कर रहे हो, पलायन, बेरोजगारी, तमाम चीजें, क्या ये सिर्फ 20 साल में हुआ? और अगर 20 साल में ही हुआ है तो 20 साल पहले का रिकॉर्ड आप बता दीजिए। आरजेडी के शासनकाल में बिहार का नंबर कहां था? किस मामले में बिहार आगे था? बिहार ने किस किस राज्य को किस किस मामले में पीछे छोड़ा था? और ये जो जंगल राज की टैगलाइन है, क्यों लगी थी, बताइए। रीमा जी, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि विनीत जी हमेशा किसी न किसी एक इंजन का बॉगी रहे हैं। क्या रहे हैं? एक इंजन का बॉगी के रूप में हमेशा रहे हैं विनीत जी। जो जिस डबल इंजन की बात कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार महज 7 वर्षों से है बिहार में। हाँ। लेकिन विनीत जी की पार्टी जो है वो हमेशा से एक इंजन के किसी बॉगी के पिछलग्गू के तौर पे पीछे ये रहे हैं। ओके। तो इसलिए ये विनीत जी तो ना बोले, हर एक इंजन में ये रहे हैं। विनीत जी रहे हैं ना? इस बात से क्या लिंक है? अभी तो है ना इंजन में वो। नहीं, अभी नहीं, हमेशा रहे हैं। तो हमेशा रहे तो वो अभी की बात करेंगे ना। एक इंजन के बॉगी के रूप में विनीत जी हमेशा रहे हैं। अरे पॉइंट पर आइए। दूसरी बात आज भी चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि बिहार सबसे पीछे है हर एक पैमाने पे। और नीतीश जी को भी वो बहुत बारीकी से इस बात को कहते हैं कि नीतीश जी ने बिहार को बढ़िया से नहीं किया है, इसलिए मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देता हूं, जो कि उनका इकलौता सबसे पॉपुलर नारा है। नीतीश जी सही नहीं कर रहे इसलिए मैं बिहारी फर्स्ट का नारा देता हूं, ये बोला क्या उन्होंने? मतलब मैंने मिस किया फिर? अगर बोला बिल्कुल बोले हैं। मैंने मिस किया? कब बोला था? अपने पत्रकारिता जगत में नहीं सुने होंगे पूरे। अरे नहीं सुना सर, बता दो आप। जी हाँ। कब बोले थे? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कभी विकास नहीं कर सकता है। हाँ। ये भी कहा है उन्होंने, ये भी कहा, ये भी उन्होंने कहा है। अरे कब हुआ था ये, मिस किया मैंने। अरे आपको नहीं पता है, मैं बता दूंगा ना। नहीं पता मुझे। उन्होंने कहा है कि विनीत जी, नीतीश कब जी के कहा था? नेतृत्व में कभी बिहार आगे नहीं चल सकता है। और कब कहा था ये प्रोफेसर कई एक विनीत? बार और सुनिए रीमा मतलब ये जी, शर्मनाक बात है, कई अगर एक ऐसा बार कहा उन्होंने- उसके बाद कई एक भी बार वो चिराग पासवान अलायंस जी का नीतीश हिस्सा कुमार है, जी के तो ये मानसिक चौंकाने वाली स्थिति बात का है भी मेरे हवाला लिए। देते हुए बुलेटिन जारी करने का मांग किया है अच्छा, कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। ये भी कहा उन्होंने? ये चिराग पासवान जी भी मांग कर चुके हैं। चिराग पासवान ने ये भी कहा? विनीत जी जो ये सब बात कर रहे हैं, ये बात अपने नेता को क्यों नहीं समझा पाते हैं? ओके, चलिए जल्दी से 10 सेकंड विनीत सिंह। ये सारी बात अपने नेता को समझा देंगे। अच्छा सुन लीजिए, तो लीजिए, जल्दी से सुन फिर तो लीजिए राजीव ना। जेटली। उत्पल भाई क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, नए नए प्रवक्ता बने, हो सकता है थोड़ा मिस कर गए होंगे। चिराग पासवान ने बिल्कुल सीधी सी बात, सुनिए तो सर, सुनिए ना सर। चिराग पासवान ने कहा था कि अगर कानून और विधि व्यवस्था में थोड़ी कमी है तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। इसके बाद से उन्होंने कहा कि हमारे लिए और एनडीए के लिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार जी होंगे, उनके काम से हम संतुष्ट हैं। ये बिल्कुल है, 10 पीरियड। इसके बाद से हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अब उत्पल भाई कहां से ये बात कर रहे हैं रीमा जी, आई डोंट नो। तो वही मैं कह रही हूँ कि हवाई बयान नहीं देने चाहिए। और मेरा आपसे सीधा सवाल था उत्पल वल्लभ जी, मेरा सीधा सवाल था, उस पर आइए, लौट कर आइए, प्लीज 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 लौट कर आइए, टॉपिक पर। अब टॉपिक पर आइए, थोड़ा सा अपने बारे में बात कीजिए, आरजेडी के बारे में। 20 साल पहले आरजेडी के शासनकाल में बिहार किस राह पर चल रहा था? मेरा सवाल ये है उत्पल वल्लभ जी से। एक बात विनीत जी को छोड़िए, मेरा सवाल सुनिए ना जरा। आपकी पार्टी हमेशा से किसी न किसी एक इंजन के रूप में, एक इंजन का पिछलग्गू बनकर बॉडी के रूप में रहा है। उत्पल वल्लभ जी, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं एक ही चीज को रिपीट करती रहूं पूरे शो में 1 घंटे बैठ करके। अब आप सुनेंगे ही नहीं सवाल। आप तक आवाज आ रही है उत्पल वल्लभ? आवाज आ रही है? हाँ या ना? उत्पल जी सवाल सुन रहे हैं आप? अभी तक पता नहीं, खैर एनीवेज। तहसीन पूनावाला जी, अब जी पॉइंट पर आते हैं। आपने विकास के आंकड़े और तमाम आंकड़ों पर बात कर ली, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है जो पहले अरविंद केजरीवाल पर भी डालने की कोशिश हुई, कभी ममता बनर्जी पर डालने की कोशिश हुई, हर अलायंस पार्टनर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक भस्मासुर की तरह है, जिसके ऊपर हाथ रख देती है ना उस पार्टी की तबाही निश्चित है। कुछ वैसा ही हाल आरजेडी का होने वाला है क्या? ये बात आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, इस बात से आदरणीय शरद पवार जी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, इस बात से सुखबीर सिंह बादल और बादल परिवार इत्तेफाक नहीं रखेगा, इस बात से केसीआर का परिवार इत्तेफाक नहीं रखेगा। आजकल कविता सुना है, कविता जी को पार्टी के बाहर कर दिया है। तो देखिए, भाजपा को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक एक सवाल है, मैं इस बात से बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी हो, एक एनजीओ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा के अंदर, इस इंडिया अलायंस के अंदर, और वो बड़े भाई का रोल प्ले करेगी। लेकिन कांग्रेस का हक है, अधिकार है कि वो अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत करे, और बिल्कुल करेगी, और उसमें कोई गलत बात नहीं, उसको करना चाहिए। मेरे जैसे समर्थक नाराज हो गए अगर कांग्रेस ये नहीं करेगी। कांग्रेस का ये कर्तव्य है कि वो अपने आप को मजबूत करे, इसमें गलत क्या है? राजीव जेटली जी, पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उसके बाद सीटों में, लोकसभा के चुनाव में सीटें बढ़ी थी। अब पटना, पूरे बिहार में राहुल गांधी बाइक लेकर चल रहे थे, लगातार उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तो लग रहा है कि कांग्रेस रिवाइव करने के लिए बहुत जी जान तो लगा रही है ना, और उनको कुछ ऐसा फीडबैक तो मिल ही रहा होगा कि कहीं कुछ समर्थन मिल रहा है। तो ये चैलेंज एक और खड़ा हो गया है। माफी दे दो, यात्रा निकाल दें, बहुत फर्क पड़ेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रीमा जी। एक बार कह दे माफी दे दो हमें, जो हमने आपके साथ किया उसकी सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं, हम अगली बार चुनाव लड़ लेंगे, इस बार केवल माफी के लिए। किस चीज की माफी? माफी बिहार को लूटने की माफी, बिहार के साथ जो इन्होंने जातियां की हैं उसकी माफी, बिहार को पूरे देश के अंदर जो अपमानित किया उसकी माफी। एक बार माफी मांग ले, क्योंकि देखिए कांग्रेस को आपने कहा भस्मासुर, लगभग हाथ सिर पर चला गया है इनके, अपना भस्मासुर नाचते नाचते सिर पर हाथ रख चुका है। ऐसे ही नहीं कांग्रेस के हालात हुए हैं आज, पहले इन्होंने दूसरों को खत्म किया, अब वो हाथ अपने ही सिर पर आ चुका है, अब कहीं ना कहीं अपने खात्मे की तरफ है। और यही इसकी वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे बड़े भाई, आप ये सोचिए एक राष्ट्रीय पार्टी एक रीजनल पार्टी को बड़ा भाई बता रही है, तो इसका मतलब है कि अपनी औकात इन्होंने अपने आप ही गिरा दी है।
इससे सीधा सीधा स्पष्ट संदेश जाता है कि कांग्रेस ने सरेंडर करने की मुद्रिका नहीं तो सरेंडर का मतलब कहां से आ जाता है? कांग्रेस की अभी हैसियत है ही क्या बिहार में? तो मैंने आपको यही आज की डेट में यही तो हम बता रहे हैं आपको। आपने भस्मासुर की बात करी, मैंने आपसे कहा कि उनका सिर अपना हाथ अपने ही सिर के ऊपर है। हाँ। आज देश के अंदर जो हालात इनके हुए हैं वो हालात देखते हुए अब इनको रीजनल पार्टियों के साथ इस तरीके का गठबंधन करना पड़ता है। लेकिन बावजूद उसके आप देखिए घमंड अभी भी नहीं जा रहा, आपकी हैसियत नहीं रह गई है। लेकिन आज अभी भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, अभी भी नहीं बता पा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी अपनी पार्टी से किसी को आगे लेकर के आएंगे, या तेजस्वी यादव को अपना लीडर मानते हैं, या उनको लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है? बार बार इनकी मीटिंगें हुई हैं लेकिन लीडरशिप के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो मैं केवल इतनी बात कहता हूं कि अगर सोल्यूशन, देखिए हम हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं किसी भी डिबेट में बैठ के, आज तो मैं तहसीन भाई को सोल्यूशन भी देके जा रहा हूं। तहसीन भाई विश्वास कीजिए, राजनीति बात की बात है, एक भाईचारे के नाते बता रहे, एक बार माफी यात्रा निकाल दीजिए आप, 5 साल इंतजार करिए, उसके बाद हो सकता है आपको कोई मौका मिल जाए। फिलहाल बिहार की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि मैं वो जंगल राज वापस देखूं। बिहार का बच्चा नहीं चाहता कि मुझे वैसी ही चीजें देखने को मिली जैसी मेरे दादा और मेरे पिता ने मुझे बताई थी। वो बिहार की जनता नहीं चाहती। और ऐसे ही नहीं 15 साल से आप ये देखिए बार बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार वहां पर बनती आ रही है। तो वहां की जनता ने डेवलपमेंट का टेस्ट लिया, विकसित बिहार चाहिए। तहसीन पूनावाला, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी की तरफ से, क्या मतलब मैं देख रही हूँ वहां पर पटना में दिखाई भी दिया तमाम माफी इस बात के लिए भी मांगने की बात हो रही है कि क्या इस पर भी प्रस्ताव पारित होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए लगातार हर मंच से कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक प्रस्ताव तो उस पर भी पारित हो जाना चाहिए कि भाई इस चुनाव में अब कम से कम प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी इस मुद्दे को यहीं खत्म किया जाए और माफी मांगी जाए। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू रीमा जी। किसी की भी माता और किसी भी महिला के बारे में, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री की माता हो या कोई और हो, उनके बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो इफ नो बट, इसमें कोई वॉकअबाउट नहीं हो सकती। लेकिन फर्क आपको, आप भाजपा को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नेशनल चैनल के ऊपर कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत की माता के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, भाजपा ने उन पर एक्शन नहीं किया। राजीव जी को मैं जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है भाजपा के अंदर, लेकिन उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या किया? या हमारी हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उनके मिनिस्टर ने क्या किया? एफआईआर हो, उसके बावजूद भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए भाजपा को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता। रीमा जी, मैं आपको भी व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, गिरिराज बाबू का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे संबंध है गिरिराज बाबू जी के साथ। लेकिन आदरणीय सोनिया जी के बारे में उन्होंने क्या बोला कि सोनिया जी को मत इसलिए मिलता है क्योंकि वो गोरी चमड़ी की है, अगर काली होती तो उनको मत नहीं मिलता। ये बात से आप सहमत है? राजीव भाई तो बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। क्या एक्शन लिया भाजपा ने? तो भाजपा कृपया ना समझाए हमें, लेकिन मैं बिल्कुल बड़ी बात है इसमें। दूसरी बात राजीव भाई, आप 20 साल से कहते कि जंगल राज के लिए माफी मांगे, आप कह रहे कि 20 के यहाँ पर लूट मार हुई। 20 साल से तो आपकी सरकार थी, एक भी आपने प्रोसिक्यूशन आप कर नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप ये कह दीजिए कि हम वैसा ही शासन देंगे आपको वापस। अरे चुनाव में इतने लंबे लंबे भाषण देने की जरूरत क्या है? एक एक लाइन पे चुनाव हो जाएगा, एक एक नारे पे चुनाव हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं ना कि हम वैसा ही देंगे जैसा है। आप भी बोल दीजिए हम भी वैसे देंगे। हमने हमारा विजन दिया है, माफी आपको माननी चाहिए। 8 साल से जीएसटी कफन पे और ऑक्सीजन लेने वालों को माफी मांगनी चाहिए। अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ यार, कहाँ जीएसटी पे चले गए तहसीन भाई? कैसे बात कर रहे हो? हम काहे माफी मांगे? हम नहीं, आपको प्रगति के रास्ते पे ले जाएंगे, उन्नति के रास्ते पे ले जाएंगे। आपने बिहार को सबसे कम स्थान पे रखा है। ये जो देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने की बात आई थी, आप ये सोचिए तहसीन पूनावाला जी ने सारी बातें गिना दी कि किसने सोनिया गांधी जी को क्या कहा। क्या आप वो शब्द यूज कर सकते हैं जो देश के प्रधानमंत्री के लिए आपकी रैली के अंदर बोले गए? सुनिए, क्या वो शब्द यूज कर सकते हैं? आप वो तो यूज कर सकते हैं जो सोनिया गांधी के खिलाफ बोला गया, लेकिन वो शब्द नहीं यूज कर सकते। कितनी भद्दी टिप्पणी आपने करी को, और अपनी जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, क्या उसके अंदर प्रस्ताव लेकर के आएंगे? क्या हम इसके ऊपर माफी मांगेंगे? क्या इस बात को रखेंगे आप? अरे जो शब्द आप यूज नहीं कर सकते टीवी के ऊपर, वो आपकी पार्टी और आपके मन से बोले जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की माताजी के लिए। तो आप ये सोचिए, जो आप नहीं बोल सकते मैं नहीं बोल सकता। कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है इस तरह के गालीबाजों से। उत्पल वल्लभ जी, किससे संबंध है? उत्पल वल्लभ जी, अब आप बीच में आ गए हैं तो सुन लीजिए एक सेकंड। अरे सुनिए उत्पल वल्लभ जी, अब आप बीच में आ गए हैं तो सुन लीजिए। एक तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी एक्स अकाउंट
उसके ऊपर केस भी चला ना, देख लिया आपने, पटना में ही चला, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उसको डिलीट किया जाए। अब वो तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था ना सर, ऑफिशियल इंटेंशन थी वो ट्वीट करने के पीछे, हवा में नहीं किया गया था वो कि कोई भी एक ऐसे ही समर्थक आया और उसने नारे लगाए और गाली दी और निकल गया। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कांग्रेस आईएनसी उसके हैंडल से किया गया। तो सर ऐसी पार्टी को क्यों समर्थन दे रहे हो आप रीमा जी सुन लीजिए ना। हाँ, प्रधानमंत्री जी को ये इंडिया गठबंधन के मंच से जो लोग जिसने गाली दिया है, प्रशासन ने उसको पकड़ लिया है और स्पष्ट किया है प्रशासन ने कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या इंडिया आपके मंच से क्या हुआ था, उस व्यक्ति और आरजेडी के मंच से क्या हुआ था फिर? पहली बात आरजेडी के मंच से क्या हुआ? दूसरी बात, मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस तरह के गालीबाजों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो। बिल्कुल, और आरजेडी के भी क्यों ना हो। गाली का डिक्शनरी कहते हैं, या फिर भाजपा के शीर्ष नेता क्यों नहीं हो बिहार का, जो कहते हैं कि एक बड़े नेता को गाली देने से भाजपा में हमको प्रोन्नति मिलता है। तो मैं उन सब की गिरफ्तारी का मांग करता हूं, और यदि सरकार को उन लोगों को गिरफ्तार करने में या वैसे लोगों से नियंत्रण करने में कोई कानून बाधक आता है तो हम लोग समर्थन करते हैं इस निकम्मी सरकार को, वो पकड़े, गिरफ्तार करे ऐसे लोगों को। लेकिन देश के असल मुद्दा आपकी कोई पर्सनल डिक्शनरी है क्या? भटकाए नहीं। नहीं, आपकी, अरे सुनिए ना, आपकी कोई पर्सनल डिक्शनरी बनी हुई है क्या जिसमें चिराग पासवान के ऐसे बयान जो देश को नहीं पता वो आपकी डिक्शनरी में मिलते हैं? इसी तरह से बीजेपी नेताओं के वो बयान जो किसी को नहीं पता देश को, वो आपकी पर्सनल डिक्शनरी में ऐड ऑन हो जाते हैं। ये बयान कहां पर छपे हैं भाई, कहां आए हैं? रीमा जी, आप राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं। बिहार प्रशासन के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, ये आपको नहीं पता, ये आपकी गलती है। मुझे भी लग रहा है जी। चिराग पासवान का कैसे बयान मैंने और विनीत सिंह जो कि उनके पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता उन्होंने मिस किया, तो हमारी गलती है ये। फिर राजीव जेटली जी भी नहीं जानते कि उनके प्रदेश के अध्यक्ष ने ये कब कहा कि गाली देने से हमें अपनी पार्टी में पदोन्नति यानी प्रमोशन मिलता है। ये बयान ना मैंने सुना, तहसील पूनावाला आपने सुना क्या? कोई लेना देना नहीं है। ये बिहार प्रशासन ने स्पष्ट किया है और ये आपको नहीं जानकारी है, तो ये आपकी गलती है। आपके अलावा किसी को जानकारी नहीं है, सबसे विद्वान आप हैं इस पैनल में। इस राज्य के मूल सवाल पर पर्दा डालना चाह रहे हैं आप लोग। नहीं, आप सबसे विद्वान हैं। चार लोग जो बैठे हैं उनको नॉलेज ही नहीं है इस बयान की, सिर्फ आपको पता है। की निकम्मी सरकार है जो बिहार को बताने में एक ही बात बोले जा रहे हैं, एक ही बात बोले जा रहे हैं, हर सवाल पे एक ही बात डालने के लिए इस तरह के मुद्दा को उठाती है। ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। चलिए, थोड़ी देर पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र ये जारी किया गया है अपनी बैठक में सीडब्ल्यूसी में। तो अब इसका मतलब भी समझा दीजिए तहसीन पूनावाला। अति पिछड़ा, पहले जाति की बात, अब अति पिछड़ा का कार्ड, तो मतलब कुछ छूटेगा या नहीं छूटेगा इस बारी? क्योंकि इस बार मैं मतलब आपको सीरियसली कह रही हूँ, हमारी बात भी होती है तहसीन पूनावाला, मैंने आपको बताया बेटा, इस बार नहीं युवा जो है ना 40% वो चाह रहे हैं कि जाति पर वोट पड़े, वो चाहते हैं विकास की बात हो, वो चाहते हैं उनके लिए क्या स्कीम्स हैं उस पर बात हो। लेकिन फिर से वही अति पिछड़ा,
दलित, MY समीकरण, घुमा फिरा के तो बात फिर वहीं आ गई ना। जी, MY यानी कि महिला और यूथ। महिला और यूथ, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ MY यानी कि महिला और यूथ। हाँ। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है कास्ट सेंसस का, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर कास्ट सेंसस देश में विभाजन करने वाली बात है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों करवा रहे, क्यों इसका क्रेडिट लेने की बात करें? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री देश में विभाजन कराना चाहते? मैं इस बात पे बहुत फर्म हूं कि अगर हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है तो कौन व्यक्ति कितना सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ये देखना स्टेट का कर्तव्य है। और क्या मेरे भाई एलजेपी से इसे इत्तेफाक रखते कि नहीं? राजीव भाई यहाँ है, क्या वो कहते कि कास्ट सेंसस गलत है? चलो मान लिया राहुल गांधी गलत है, वो देश में विभाजन कराना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस क्यों करा रहे? वो भी गलत है। बोल दे राजीव जी एक बार कि प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे, कास्ट सेंसस करते हम इसके खिलाफ है। असीम भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात की तरफ। हमारे जितने भी भाषण होते हैं हम हर किसी को भारतीय कह के संबोधित करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा दलित, पिछड़ा और कोई शब्द निकाल करके। हमने हमेशा हर किसी को भारतीय माना। पहली बंटवारे की जो राजनीति आप शुरू से करते आ रहे हैं, मैंने तभी आपसे बोला था कि एक मौका मिला आपको माफी मांगने का। जो बंटवारे की राजनीति आप शुरू से करते आ रहे हैं, आज इस पीढ़ी में युवा पीढ़ी में जहां पर जातिगत भेदभाव लगभग रोज खत्म होते चले जा रहे हैं, उसमें ये जहर दोबारा से बोने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश अब नहीं चाहता आप जैसे लीडर्स को जो लोगों को भड़का करके बांट करके अपना राजनीतिक सर्वाइवल करना चाहते हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब रहता तो थोड़ी बहुत संजीवनी तो मिलती ना, आपको कुछ तो जिंदा होते। आज भी तो आपको किसी ना किसी के सहारे ही चलना पड़ रहा है। आज भी आपको तेजस्वी के सहारे। एक सेकंड तहसीन पूनावाला, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल प्रोफेसर विनीत सिंह के लिए है, उसके बाद मैं दोनों के जवाब के लिए आपके पास आऊंगी और उत्पल बल्लभ जी के पास। कि बीजेपी भले ही ये प्रोफेसर विनीत सिंह कह रही हो कि हम तो जाति की बात नहीं कर रहे, लेकिन चिराग पासवान के प्लेटफॉर्म से तो यही बात हो रही है ना लगातार कि दलित चेहरा होना चाहिए। वहां तो दलित कार्ड आ गया ना, तो एनडीए में भी तो एक घड़ा तो ऐसा है ना जो ये बात कर रहा है कि इस बार सीएम का चेहरा कैसा हो, दलित जैसा हो। ना रीमा जी, देखिए पहली तो बात जो तहसीन भाई ने कहा है कि हमारे नेता ने हमेशा से कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल अग्री करते हैं और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन उसके पीछे हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, जो वर्ग हाशिए पे है उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। दूसरी बात जो आपने पूछा है, कभी भी हमारे नेता ने इस बात पे तकसीद नहीं की है कि हम ही कोई सीएम फेस बनाइए। हमने कहा है कि इस बार हम भविष्य की बात नहीं करेंगे, इस बार माननीय नीतीश कुमार जी ही हमारे चेहरा होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कुछ बातें तहसीन जी ने और कही थी कि हमने किसी को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव 5 केसेस में सजा याफ्ता है, पूरा परिवार बेल पे बाहर है। ये किसके समय में हुआ? हमारे समय में तो हुआ है ना। जहां तक बात है, 10 साल में आपने बिहार को मात्र 2 लाख करोड़ रुपया दिया था, एनडीए ने 10 लाख करोड़ दिया है, 5 फोल्ड। कारण यही है कि बिहार जो है इतने स्पीड से अग्रसर है विकास मार्ग पे। तो क्या है तहसीन भाई ने कि थोड़ा सा कभी बिहार आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आई एम श्योर यू हैवंट बीन टू बिहार एनी टाइम। रीमा जी वाज देयर। आप आइए और देखिए बिहार की सड़कें पहले क्या थी और अब क्या है। अब सही में ये शब्द जो लालू प्रसाद यादव ने कहा था हेमा मालिनी को लेके, अब सड़कें ऐसी ही बनी है यहाँ पे जहां पे कि आपके नेता बुलेट चला रहे थे। आई एम श्योर कि तहसीन पूनावाला भी गए होंगे, लेकिन उत्पल बल्लभ जी जरा फ्रेम में आइए। हाँ उत्पल बल्लभ जी, MY का मतलब आपके लिए भी अब महिला और यूथ हो गया है क्या? हम माने MY बदल चुका है? जी बिल्कुल। क्या यादव हट गया उसमें से? रीमा जी आपको बता दें कि मुसलमान और यादव जो आप कहना चाहती हैं उससे ज्यादा वोट प्रतिशत है, और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और विधायकों की संख्या हमारी पार्टी की बिहार में है। तभी तो पूछ रही हूं। अगर जो आप बोध कराना चाहती हैं एक जात और एक धर्म के लोगों से, तो उससे ज्यादा होने का मतलब है कि और लोग जुड़े हैं और लोग हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी को विश्वास करते हैं, समर्थन देते हैं, तभी तो ये संभव है। हाँ, MY का मतलब क्या है वही तो जानना चाह रही हूँ। आप लोग जाति के आधार पर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, A to Z बात कर रहे हैं हमारे नेता। A to Z बिल्कुल। मतलब क्या हुआ इसका? और बता दूं आपको, अभी आप जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। जातीय जनगणना के बिहार पहला राज्य है जहां अपने संसाधन पे जातीय जनगणना कराई।
इसमें हम लोगों की सरकार का योगदान और समर्थन सबसे ज्यादा रहा। भाजपा जैसी पार्टी जो जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, अंत में मजबूरी में उनको मानना पड़ा। लेकिन सिर्फ माने हैं, वो व्यवहार में कराने की बात नहीं, यानी सैद्धांतिक पक्ष को माने, व्यवहारिक पक्ष में ये पीछे हैं। बिहार के जातीय जनगणना के रिपोर्ट पर जो कुछ आंकड़े सामने आए हैं उसको भी सुन लीजिए रीमा जी, ये सच्चाई है, सच्चाई से आंख नहीं फेरा जा सकता है। बिहार में 14% कुल जो बच्चे हैं वो मैट्रिक पास कर पा रहे हैं आज के डेट में, और उसमें अति पिछड़ा जो है 11 दशमलव कुछ और ST SC के 10% बच्चे ही मैट्रिक कर पा रहे हैं। ये जातीय जनगणना के आंकड़े में सामने आए हैं। क्या कारण है कि दलित और अति पिछड़े के बच्चे मात्र 10% ही मैट्रिक पास कर पा रहे हैं? जो बच्चे आज मैट्रिक में दलित, रीमा जी सुन तो लीजिए, बताइए तो सही, क्यों नहीं कर पा रहे? जो मैट्रिक में आज पहुंचे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद इस राज्य में पैदा हुए हैं या जन्मे हैं। अब जो जिनके जन्म ही नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ, अगर वो भी 10% बच्चे ही मैट्रिक पास किए दलित और अति पिछड़ा का, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये भी सवाल है। दूसरे सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्र सरकार से जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 65% आरक्षण को बढ़ाने की मांग की, और इस मांग को, इस आरक्षण के दायरे को 9वीं अधिसूची में जारी करने का मांग किया। केंद्र सरकार ये पिछड़े अति पिछड़े के हाथ को दबा कर बैठी है, ये मान क्यों नहीं लेती है? अगर इतना ही अति पिछड़े के ये हितैषी है तो नीतीश जी भी मांग किए थे और हम लोग भी साथ में मांग किए थे 65% आरक्षण, बढ़े हुए आरक्षण के दायरा को मानने के लिए केंद्र सरकार को, और 9वीं अधिसूची में उसको जारी करने का। ये क्यों इसको दबा के बैठे हैं? ये क्यों कुंडली मार के बैठे हैं अति पिछड़ों के हाथ पे? ये बताना होगा आज नरेंद्र मोदी जी को बताना होगा, भाजपा को बताना होगा, चिराग पासवान जी को बताना होगा, और कुमार जी को भी बताना होगा कि जिस समय हम लोग के साथ में थे उस समय बिहार के लिए जरूरी समझ रहे थे। क्या ये जरूरी नहीं लगता है आपको? ठीक है, पहले राजीव जेटली जी, फिर मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, इन बड़ी सारी चीजें मिक्स कर दी, मिक्सिंग के अंदर अति पिछड़ा वाला एंगल बताइए पहले। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि एक बिहारी जिसको पूरे देश में सम्मान मिलना चाहिए, जिसको कांग्रेस पंजाब में सम्मान नहीं देना चाहती, जिनको इन्हीं के अलायंस के पार्टनर जो हैं वो महाराष्ट्र में नहीं देना चाहते, जिनको अपनी ही सरकार के अंदर, जिसमें अपनी ही सरकार मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी तब बिहार के नेताओं को सम्मान नहीं देना चाहती थी। वहां पर अब जो गेम खेली जा रही है कि फिर से जातिगत आधार पे, मैं कह रहा हूं कि हर किसी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जिसका जो अधिकार बनता है वो भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वार पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे। लेकिन हम उसमें अपना वोट नहीं ढूंढेंगे, हम उसमें अपना वोट नहीं ढूंढेंगे, उसमें हम उसकी जरूरत को ढूंढेंगे। आप हमेशा अपना वोट ढूंढते हैं और आज एम वाई शुरू से करते आए। आज आपको इस बात से घबराहट क्यों हो गई कि एम वाई का असली मायने आपने क्या निकाले थे? एम वाई के असली मायने क्या निकाले थे? और मैं आपको बताता हूँ, वाई ने तो आपको आईना दिखा दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कल जातिगत आधार पे हमें लूटने वाला चाहे वो हमारी जाति का क्यों ना हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब फाइनल कमेंट क्योंकि होना है तो मैं एक सेकंड उत्पल जी रुकिए जरा, अरे रुकिए भाई, फाइनल कमेंट क्योंकि होना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिहारी की जो छवि कुछ नेताओं ने बनाकर रखी थी, क्या जाति से बढ़कर के उस छवि को बाहर निकालना जरूरी नहीं है दिमाग से? तहसीन पूनावाला, पहले आप जवाब दीजिए। जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेताओं ने बिहारियों को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की, जिसको लेकर बिहारियों में अभी तक रोष है और हमेशा रहेगा, क्या पहले तो उससे उबरने की जरूरत नहीं है? रीमा जी, तब जाति की बात करें। आ रही हूँ आपके पास भी, रुकिए। उपल जी प्लीज, मेरे बिहार के भाई बहन को मारने वाले राज ठाकरे जैसे गुंडे जो मेरे राज्य महाराष्ट्र के आते, वो उनको सबसे ज्यादा समर्थन मैं एक सेकंड रीमा जी, मैं अपनी बात रख दूं। राज ठाकरे नहीं, एक सेकंड रीमा जी, मैं अपनी बात रख दूं। जो एक्चुअली मेरे बिहार के भाई बहन को मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे राज ठाकरे जैसे गुंडे, उनको समर्थन और उनको संरक्षण भाजपा की वर्तमान सरकार दे रही है महाराष्ट्र के, मेरे प्रदेश के अंदर। और राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन लेने के, एफआईआर फाइल करने के उनके खिलाफ हिम्मत नहीं है भाजपा। मैंने 3 नाम लिए, रेवंत रेड्डी, स्टालिन, सुप्रिया श्रीनेत, और वही रेवंत जो कहते हैं कि आईक्यू लेवल जो है
वो यूपी बिहार के लोगों में कम होता है, उत्तर भारतीयों में एक्चुअली कम होता है, दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। उत्पल वल्लभ 10 सेकंड जल्दी से। रीमा जी बहुत सारी बातें आई, अगर मुझे मौका मिले राहुल गांधी के वो स्टेटमेंट बिल्कुल, अरे यार उत्पल भाई यार ऐसे थोड़ी होता है। मेरे ऊपर ही बोले जा रहे हो, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना आपको। बिहार के लोग हम किस एंगल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, आप उस एंगल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। 90,000 करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, जैसे लगता है कि वो अपने अरे बिहारियों का अपमान आपके लिए मुद्दा ही नहीं है क्या उत्पल वल्लभ? इस तरह की बात कर रही हैं। आरजेडी के लिए मुद्दा ही नहीं होता है कभी, बिहारियों को कुछ भी बोलकर निकल ले कोई नेता। हद हो गई। विनीत सिंह जी। रीमा जी मेरी बात रह गई थी, अगर मैं अपनी बात रखूं, एक राहुल गांधी आप ही के पास आ गए। प्रोफेसर विनीत जल्दी से। हाँ रीमा जी, आई मिस द फ्लो, मैं मिस कर गया। मैं तहसीन पूनावाला। देखिए रीमा जी, राहुल गांधी जी के बारे में जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया था वो बिल्कुल नहीं था, उन्होंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कुछ और कहा था, अभी उतना समय नहीं है। लेकिन मैं संक्षेप में एक चीज कहूंगा, जो माननीय नीतीश कुमार जी का डीएनए चेक करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, जो वो डीएनए का खेल खेल रहे थे और नीतीश जी अपने बाल, नाखून और डीएनए की सैंपल भेज रहे थे, वो आज बिहार की प्रतिमा की बात कर रहे हैं। मैं आज चैलेंज देता हूं मेरे भाई राजीव जेटली को कि राज ठाकरे जैसे गुंडे को जेल में बंद कीजिए जो एक्चुअली पीट रहे। जहां तक सवाल रहा कि जाति का, मैं आपको 2 स्टेटमेंट से अपनी बात समाप्त करता हूं कि बीजेपी ने, अच्छा कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल। ओके, फाइनल कमेंट विनीत सिंह जल्दी से, मुझे खत्म करना है शो डीएनए वाले बयान पर। रीमा जी सीधी सी बात है कि जैसे आप यहाँ पैनल पे देख रही हैं कि महागठबंधन के 2 प्रवक्ताओं के बीच में रार है, उसी तरह बिहार में ही मचा हुआ है। एक दूसरे को दबाने की कोशिश है, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिस हो रहा है। एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है, 225 का पार जा रहे हैं, हम जीतने वाले हैं। अरे उत्पल भाई आप शांत हो जाइए ना, 5 सांसद है यार आपके पास, 4 सांसद है, कुछ तो शर्म कर लीजिए यार। लालू प्रसाद यादव लेके, तेजस्वी लेके चिराग पासवान को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तो और रीमा जी सबसे महत्वपूर्ण बात, राजद के मंच पे वैशाली से भी प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई। मैंने वही तो पूछा उनसे, वो उस पर आ ही नहीं रहते। चलिए शो खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात निकल कर आती है ना, वो यही कि असली मुद्दा क्या है। और युवा जो कि 40% वोट शेयर है ना, उसको लेकर तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब वो कम से कम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो क्या बोले बिहार, पूरा शो उसमें किया था, वो आपको एक बार फिर से रिपीट हम चलाकर दिखाएंगे। पता लग जाएगा कि आखिर बिहार का युवा चाहता क्या है और उसकी सोच इस बार चुनाव में किसको चुनने की है। आज के इस कार्यक्रम में अभी तक के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।